द इन्फिनिट लर्नर में आपका स्वागत है। अगर आपने कुछ सीखा तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अधिक सीखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर दबाएं। 2003 वर्ल्ड कप का फाइनल। सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ग्लेन मैकग्रा की एक गेंद तेजी से अंदर आई, सचिन झुके और गेंद उनके कंधे पर लगी। पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम अपील करती है और अंपायर उंगली उठा देते हैं। पूरा भारत स्तब्ध। रिप्ले में साफ दिखता है कि गेंद स्टंप्स के बहुत बहुत ऊपर से जा रही थी। एक गलत फैसला और शायद वर्ल्ड कप का सपना वहीं टूट गया। उस वक्त कोई कुछ नहीं कर सकता था। आज हम उसी तकनीक की दुनिया में उतरने वाले हैं जो ऐसे पलों को इतिहास बनाने के लिए लाई गई थी। डिसीजन रिव्यू सिस्टम यानी DRS। हमारे पास ICC की रिपोर्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी जर्नल्स हैं और कई स्पोर्ट्स पत्रकारों के लेख भी हैं। और हमारा मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, बल्कि ये जानना है कि क्या इसने वाकई क्रिकेट को निष्पक्ष बनाया है या फिर और ज्यादा उलझा दिया है। ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि DRS सिर्फ सही या गलत फैसलों की कहानी नहीं है। ये खेल की आत्मा से जुड़ा सवाल है। मतलब एक तरफ मानवीय भूल की गुंजाइश है और दूसरी तरफ मशीन की सटीकता। इनके बीच की एक लगातार चलने वाली बहस है ये। हम दशकों से अंपायर के फैसले को अंतिम मानते आए हैं, है ना? बिल्कुल, पत्थर की लकीर। जी, तो क्या तकनीक उस भरोसे की जगह ले सकती है? यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इसकी जरूरत महसूस हुई। सचिन वाले इंसिडेंट ऐसे तो कई वाकये हुए होंगे। हाँ, बहुत। क्या कोई एक ऐसा पल था जिसने ICC को सोचने पर मजबूर कर दिया कि बस अब हमें टेक्नोलॉजी की मदद लेनी ही पड़ेगी? देखिए, कोई एक पल नहीं था। ये असल में 2000 के दशक में बढ़ते दबाव का नतीजा था। ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही थी, सुपर स्लो मोशन रिप्ले आम हो गए थे। अच्छा। तो दर्शक और कमेंटेटर टीवी पर साफ साफ देख सकते थे कि अंपायर से गलती हुई है, पर मैदान पर कुछ नहीं बदलता था। इससे तो अंपायरों पर जबरदस्त दबाव बनता होगा। बहुत ज्यादा। कई हाई प्रोफाइल सीरीज में गलत फैसलों की वजह से विवाद हुए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जब 2008 में भारत और श्रीलंका के बीच इसका पहला ट्रायल हुआ, तो भारतीय टीम इसकी सबसे बड़ी आलोचक थी। क्या बात कर रही हैं? जी, सचिन तेंदुलकर ने खुद इसकी बॉल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी की सटीकता पर सवाल उठाए थे। BCCI को इसे पूरी तरह अपनाने में कई साल लग गए। ये तो बड़ी मजेदार बात है। मतलब जिस खिलाड़ी के साथ हुई गलतियों ने इसकी जरूरत को हवा दी, वही शुरुआत में इसके खिलाफ थे। तो खैर ये सिस्टम आ तो गया, पर ये कोई ऑटोमेटिक मशीन तो है नहीं। इसे इस्तेमाल करने की पावर खिलाड़ियों के हाथ में दी गई है। ये जो 15 सेकंड का वक्त मिलता है रिव्यू लेने के लिए, ये तो मैदान पर एक मनोवैज्ञानिक खेल जैसा लगता होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ एक अपील नहीं है, ये एक रणनीति है। इसे प्लेयर रिव्यू कहते हैं। कप्तान और गेंदबाज को उन 15 सेकंड में ये तय करना होता है कि क्या अंपायर का फैसला वाकई गलत है या ये बस एक हताशा में लिया गया दांव है। सही कहा। और हर पारी में आपके पास रिव्यू भी सीमित होते हैं। अगर आपने शुरू में ही हल्के मामलों पर रिव्यू गवा दिए, तो बाद में जब वाकई कोई बड़ी गलती होगी तो आपके हाथ खाली होंगे। और टीमें तो इसका इस्तेमाल मोमेंटम तोड़ने के लिए भी करती हैं। हाँ बिल्कुल, मोमेंटम तोड़ने, बल्लेबाज पर दबाव बनाने या कभी-कभी तो बस थोड़ा वक्त लेने के लिए भी। और क्या अंपायर खुद भी रिव्यू ले सकते हैं? हाँ, उसे अंपायर रिव्यू कहते हैं। ये उन मामलों के लिए है जहां ऑन फील्ड अंपायरों को लगता है कि वो सही फैसला नहीं दे सकते। जैसे रन आउट या स्टंपिंग? जी, रन आउट, स्टंपिंग या फिर बाउंड्री पर कैच सही से लिया गया है या नहीं। इन मामलों में वे बिना किसी खिलाड़ी के मांगे तीसरे अंपायर की मदद लेते हैं। अच्छा। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि आप हर चीज का रिव्यू नहीं कर सकते। मतलब? जैसे एक सामान्य वाइड बॉल या कमर से ऊपर की नो बॉल, आप इसका फैसला रिव्यू नहीं कर सकते। ओके। जब तक कि उस गेंद पर कोई विकेट न गिरा हो। सिस्टम का मकसद खेल की बड़ी गलतियों को सुधारना है, हर छोटी मोटी बात पर बहस करना नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए कप्तान ने वो टी का निशान बना दिया, ऑन फील्ड अंपायर ने टीवी का सिग्नल दे दिया। अब गेंद गई तीसरे अंपायर के पाले में। उस बंद कमरे में पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? मुझे तो ये किसी जासूसी फिल्म की सीन जैसा लगता है जहां अलग अलग सबूतों को जोड़ा जा रहा हो। ये एक अच्छी तुलना है। तीसरा अंपायर एक तरह से फोरेंसिक जांचकर्ता बन जाता है। सही। उसके पास कई हथियार होते हैं। सबसे पहला और सबसे मशहूर है बॉल ट्रैकिंग, हॉकाई। हाँ, जिसे हम हॉकाई के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक कैमरा नहीं है। अच्छा। नहीं,
स्टेडियम के चारों ओर लगे कई हाई स्पीड कैमरे गेंद की हर हरकत को रिकॉर्ड करते हैं और इन कैमरों के डेटा को मिलाकर एक कंप्यूटर गेंद का एक 3D रास्ता बनाता है। और LBW के मामले में ये बताता है कि गेंद स्टंप से टकराती या नहीं। बिल्कुल, कहाँ पिच हुई, पैड पर कहाँ लगी, और अगर पैड ना होता तो क्या होता। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद तो उन फैसलों पर होता है जहां गेंद बल्ले का हल्का सा किनारा लेकर जाती है। कभी कभी तो इतनी हल्की आवाज होती है कि विकेट कीपर को भी शक होता है, एक मशीन इसे कैसे पकड़ सकती है। यहीं पर एज डिटेक्शन टेक्नोलॉजी काम आती है, जैसे अल्ट्रा एज या स्निकोमीटर। ये मैदान में लगे बहुत संवेदनशील माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल करती है। ये सिर्फ आवाज नहीं सुनती बल्कि ध्वनि तरंगों का ग्राफ देखती है। अच्छा। जब गेंद बल्ले की लकड़ी को छूती है तो एक खास तरह का स्पाइक आता है, मतलब तरंगों में एक उछाल। ओके। और ये स्पाइक गेंद के पैड पर लगने या किसी और आवाज से बिल्कुल अलग होता है। तो तीसरा अंपायर वीडियो रिप्ले के साथ इस ग्राफ को देखता है और जिस फ्रेम में गेंद बल्ले के पास से गुजर रही है, अगर उसी वक्त ग्राफ में स्पाइक आता है तो ये पक्का सबूत है कि संपर्क हुआ है। बिल्कुल। और वो हॉटस्पॉट का क्या, जिसमें बल्ले पर एक सफेद धब्बा दिखता था, आजकल वो कम क्यों दिखाई देता है? हॉटस्पॉट इंफ्रारेड कैमरों का इस्तेमाल करता है। जब गेंद बल्ले से टकराती है तो घर्षण से हल्की सी गर्मी पैदा होती है। हाँ, जिसे ये कैमरे एक सफेद निशान के रूप में दिखाते हैं। ये बहुत कारगर थी, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका इस्तेमाल कम होने की एक बड़ी दिलचस्प वजह है। क्या? ये बात सामने आई कि कुछ बल्लेबाज अपने बल्ले पर एक खास तरह की फाइबरग्लास टेप लगाने लगे थे। अरे! जो इस गर्मी को छुपा सकती थी। मतलब तकनीक और उसे मात देने की कोशिश, ये एक लगातार चलने वाले दौड़ है। सही बात है। इसीलिए अब अल्ट्रा एज पर ज्यादा भरोसा किया जाता है और इन सबके साथ स्लो मोशन रिप्ले तो होते ही हैं। तो तीसरा अंपायर इन सभी चीजों को एक साथ रखकर एक पहेली सुलझाता है। एक तरह से, हाँ। तो ये पूरी जासूसी हो गई। अब फैसले की बारी आती है। ओवरटर्न्ड मतलब फैसला पलट दिया, और अपहेल्ड मतलब फैसला बना रहा। ये तो समझ में आता है। लेकिन एक चीज है जो हमेशा बहस का मुद्दा बनती है, अंपायर्स कॉल। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? हम इतनी महंगी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और अंत में कहते हैं कि अगर मामला 50-50 है तो मैदान वाले अंपायर का फैसला ही माना जाएगा। ये क्या मतलब हुआ? ये DRS का सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। अंपायर्स कॉल का मतलब ये नहीं है कि अंपायर सही था, बिल्कुल नहीं। अच्छा। इसका मतलब ये है कि तकनीक 100% निश्चित नहीं है। बॉल ट्रैकिंग सिस्टम की भी एक छोटी सी मार्जिन ऑफ एरर यानी गलती की गुंजाइश होती है। अंपायर्स कॉल तब आता है जब गेंद का बहुत मामूली हिस्सा स्टंप्स को छू रहा हो, इतना मामूली कि वो उस मार्जिन ऑफ एरर के अंदर आ जाए। ऐसे में सिस्टम ये कहता है कि मेरे पास निर्णायक सबूत नहीं है कि मैं मैदान पर खड़े इंसान के फैसले को गलत साबित कर सकूं। तो जो मूल फैसला था वही बना रहेगा। जी, ये तकनीक की सीमाओं को स्वीकार करने का एक तरीका है। तो ये एक तरह से तकनीक का विनम्र होना है कि मैं सब कुछ नहीं जानती, कह सकते हैं। और क्या ये सच है कि अब अंपायर्स कॉल पर टीमें अपना रिव्यू नहीं खोती? जी हाँ, और ये एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव था। पहले अगर नतीजा अंपायर्स कॉल होता था तो टीम अपना रिव्यू खो देती थी। ये तो नाइंसाफी थी। बिल्कुल, क्योंकि टीम ने एक बहुत करीबी मामले पर ही तो सवाल उठाया था। अब नियम ये है कि अगर फैसला अंपायर्स कॉल के तौर पर अंपायर के हक में जाता है तो फैसला तो वही रहेगा, लेकिन चुनौती देने वाली टीम का रिव्यू बचा रहेगा। इससे तो टीमों को हिम्मत मिलती होगी करीबी मामलों पर सवाल उठाने की। हाँ, बिना सजा के डर के। मुझे 2019 वर्ल्ड कप फाइनल का वो पल याद आ रहा है। न्यूजीलैंड के रॉस टेलर को LBW दिया गया था। उन्होंने रिव्यू लिया और बॉल ट्रैकिंग में नतीजा अंपायर्स कॉल आया। मतलब गेंद बस स्टंप्स को छूकर निकल रही थी, उन्हें आउट होकर जाना पड़ा। वो एक विकेट उस मैच के नतीजे में कितना अहम साबित हुआ। क्या ये सिस्टम निष्पक्ष है? आपने बिल्कुल सही और शायद सबसे विवादास्पद उदाहरण उठाया है। उस एक फैसले ने दिखाया कि DRS कितना प्रभावशाली हो सकता है। आलोचक यही कहते हैं कि अगर तकनीक दिखा रही है कि गेंद स्टंप्स को छू रही है, चाहे 1 मिलीमीटर ही क्यों ना हो, तो उसे आउट दिया जाना चाहिए। सही बात है। अंपायर्स कॉल तो अंपायर की गलती को बचाने का एक तरीका है। वहीं समर्थक कहते हैं कि ये नियम ऑन फील्ड अंपायर के महत्व को बनाए रखता है। ये खेल को पूरी तरह से रोबोटिक होने से बचाता है और मानवीय फैसले के लिए सम्मान बनाए रखता है। ये बहस तो कभी खत्म नहीं होगी। कभी नहीं।
तो अब इस पूरी चर्चा के बाद हम बड़े सवाल पर आते हैं। डीआरएस को लाए हुए 1 दशक से ज्यादा हो गया है। हाँ। क्या इसने अपना मकसद पूरा किया है? क्या इसने उन हाउलर्स मतलब बड़ी और साफ गलतियों को खत्म कर दिया है जिनके लिए इसे लाया गया था? अगर हम इस सवाल का ईमानदारी से जवाब दें तो हाँ, काफी हद तक इसने अपना काम किया है। अच्छा। अब आपको शायद ही कोई ऐसा मैच देखने को मिलेगा जहां एक बल्लेबाज साफ नॉट आउट हो और उसे आउट दे दिया जाए, या गेंद बल्ले से लगकर गई हो और अंपायर उसे न सुन पाए। बिल्कुल। उन बड़ी और स्पष्ट गलतियों को डीआरएस ने लगभग खत्म कर दिया है। इसने अंपायरों पर भी एक तरह की जवाबदेही डाली है और खिलाड़ियों को भी मजबूत किया है। अब वो खुद को लाचार महसूस नहीं करते। जी, लेकिन ये परफेक्ट तो नहीं है। अंपायर्स कॉल के अलावा और क्या आलोचनाएं हैं इसकी? इसकी 2 बड़ी आलोचनाएं हैं। पहली है निरंतरता की कमी। मतलब? हर ब्रॉडकास्टर अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल करता है। एक देश में हॉ का इस्तेमाल हो रहा है तो दूसरे में कोई और सिस्टम। और उनकी सटीकता में फर्क हो सकता है। मामूली फर्क हो सकता है। और दूसरी शायद ज्यादा गंभीर आलोचना है इसकी लागत। महंगा है ये सिस्टम। बहुत महंगा है। इस वजह से ये हर अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में इस्तेमाल नहीं होता। जो अमीर क्रिकेट बोर्ड हैं वे इसे अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे बोर्ड हैं उनकी सीरीज बिना डीआरएस के खेली जाती है। जी, और ये क्रिकेट में एक तरह की तकनीकी असमानता पैदा करता है, जहां कुछ मैचों में न्याय की एक अतिरिक्त परत होती है और कुछ में नहीं। ये तो बहुत गहरा मुद्दा है। मतलब न्याय भी इस पर निर्भर करता है कि मैच कौन से 2 देशों के बीच हो रहा है। तो आज हमने डीआरएस की पूरी कहानी को समझा। एक ऐसी गलती से शुरुआत हुई जिसे टाला जा सकता था, और हम एक ऐसे सिस्टम तक पहुंचे जो खुद अपनी गलतियों और सीमाओं को स्वीकार करता है। ये सिर्फ आउट या नॉट आउट का फैसला नहीं है। नहीं, ये तकनीक, परंपरा और खेल की भावना के बीच एक लगातार चलने वाला संवाद है। बिल्कुल। और ये आगे भविष्य के एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे छोड़ जाता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि तकनीक हर साल बेहतर और सस्ती हो रही है, बॉल ट्रैकिंग ज्यादा सटीक हो रही है, माइक्रोफोन ज्यादा संवेदनशील हो रहे हैं। तो जरा सोचिए, एक ऐसा भविष्य जहां तकनीक इतनी सटीक हो जाए कि कोई मार्जिन ऑफ एरर या अंपायर्स कॉल जैसी कोई चीज बची ही नहीं। हर फैसला 100% सही हो। हाँ, उस दुनिया में क्या मैदान पर खड़े अंपायर की भूमिका सिर्फ गेंद गिनने और ओवर बुलाने तक सीमित हो जाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या क्रिकेट अपनी मानवीय अपील का, अपनी उस अनिश्चितता का एक बहुत जरूरी हिस्सा हमेशा के लिए खो देगा?